हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम पुराने जो एग्ज़ाम हैं उनमें आए हुए कुछ केस स्टडी देखने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी से ही मिलते जुलते अगर आते हैं तो आप वहाँ से अच्छे से कर पाएंगे। क्योंकि केस स्टडी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है एथिक्स में, तो आपको इसको बहुत अच्छे से लिख लेना है। एक बार आप सुन लीजिए पूरा जितना भी मैं केस स्टडी करा रही हूँ, आप वहाँ पर जाएँगे तो आपको ध्यान में रहेगा। इनमें मोस्टली आप ये ध्यान रखिएगा कि आप जितने ज़्यादा नैतिक एथिक्स वाले जो वर्ड हैं वो यूज़ कीजिए, तो ज़्यादा आपका जो आंसर है वो इम्पैक्ट पड़ेगा। और सबसे पहले जब आप कोई केस स्टडी लिख रहे हैं तो उस केस स्टडी में क्या क्या बात की गई है, किस किस मुद्दे पे बात की गई है, उसको स्टार्टिंग में ही एक चार्ट बना के इस तरीके से उसको स्टार्टिंग में ही लिख लीजिएगा। और एक करंट का क्वेश्चन बन सकता है कि मनोवृत्ति जो अभी लॉकडाउन के दौरान व्यक्ति की मनोवृत्ति ने किस प्रकार कार्य किया, तो वो भी आप तैयार कर लीजिएगा। मैं भी अपना एथिक्स के ग्रुप में है, वो अभी आंसर लिख के पहुंचा दूंगी। तो विषय क्या है इसका, ये केस स्टडी का परीक्षा प्रणाली की विसंगति। पहले क्वेश्चन अच्छे से सुन लीजिएगा। आप किसी राज्य के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निदेशक हैं। बोर्ड ने भौतिक विज्ञान की 12वीं कक्षा की परीक्षा संपन्न करा दी है। परीक्षा संपन्न होने के एक हफ्ते बाद आपको कुछ सूत्रों से पता चलता है कि ये परीक्षा प्रारंभ से पूर्व ही किसी स्कूल और ये जो पेपर है वो लीक हो चुका है। कुछ प्रारंभिक जांच से आपको इसके निर्णयात्मक साक्ष्य भी मिलते हैं कि प्रश्न पत्र लीक हुआ था। धीरे धीरे यह सूचना आम जनता से समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुई। बोर्ड ने भौतिक विज्ञान की परीक्षा पुनः कराने का निर्णय लिया। अब आप अब क्या करेंगे, आप ये प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न पत्र लीक होने के क्या कारण है, इस तरीके की घटना का व्यवस्था पर छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ता है, निदेशक की तरह इस तरह की घटना रोकने के लिए आप क्या करोगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन था प्रश्न पत्र लीक होने का क्या कारण है। तो प्रश्न पत्र लीक होने का कारण है, लेख के अनुसार किसी स्कूल और कोचिंग संस्थान की मिलीभगत का परिणाम है। कारण क्या है, किसी कोचिंग की और किसी संस्थान की मिलीभगत का परिणाम है। साथ ही इसमें शिक्षा बोर्ड के अधिकारी और कर्मचारी की संलिप्तता भी जरूर रहेगी। और इसमें क्या है, शिक्षा बोर्ड के जो अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं उनकी संलिप्तता भी इसमें जरूर रहेगी। इस तरह की घटना से व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर संदेह और प्रश्न खड़ा होता है। अब ये तो आपने लिख दिया कि इसके कारण क्या है, ये आपने इसका पहला आंसर लिख दिया कि मिली जुली भगत है। दूसरा आंसर है कि इस तरीके की घटना और व्यवस्था एवं छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह की घटना से व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर संदेह और प्रश्न खड़ा हो जाता है। मतलब जो पेपर हो रहे हैं तो बच्चों पे और अभिभावक पर इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है, छात्रों पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि निदेशक के रूप में इस तरह की घटना रोकने के लिए आप क्या करेंगे। तो इस तरह की घटना रोकने के लिए सबसे पहले घटना की कारणों और जिम्मेदारियों की पहचान करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि घटना के कारण क्या थे और उसकी जिम्मेदारी को, घटना के कारणों और जिम्मेदारियों की पहचान करेंगे। उन्हें परीक्षा प्रणाली से अलग किया जाना चाहिए। साथ ही संलिप्तों पर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। अगले कदम के रूप में परीक्षा प्रणाली की गोपनीयता सुनिश्चित करते हुए छात्रों और अभिभावकों को यह विश्वास दिलाना चाहिए कि भविष्य में इस तरह की घटना नहीं होगी। अगले कदम के रूप में क्या करेंगे कि परीक्षा प्रणाली की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए छात्रों और अभिभावकों को यह विश्वास दिलाना चाहिए कि भविष्य में इस तरह की घटना नहीं होगी। परीक्षा प्रणाली को कई स्तरों में विभाजित कर उच्च सक्षमता को प्रोत्साहित करना चाहिए। परीक्षा प्रणाली को कई स्तरों में विभाजित कर लेना चाहिए और उसके बाद उच्च सक्षमता का प्रोत्साहन देना चाहिए। तो इस प्रकार से हम ये केस स्टडी को हल कर सकते हैं। अब दूसरा प्रकरण आता है लोक सेवा और नैतिक मूल्यों का संघर्ष। ये विषय है। एक गरीब वृद्ध और परिवार से परित्यक्त महिला सड़क के किनारे दुकान लगाकर और दुकान में फूल बेचकर जीवन निर्वाह करती है। एक महिला है गरीब वृद्ध, वो परिवार से त्यक्त हो चुकी है और सड़क किनारे दुकान लगाकर उस दुकान से फूल बेचती है। उस दुकान में फूल बेचकर जीवन निर्वाह करती। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी वह हंसमुख है और मातृत्वधारित प्रकृति संपन्न है। आप एसडीएम हैं और प्रतिदिन उसकी दुकान पर जाकर स्वयं फूल खरीदते हैं। उसी क्षेत्र को डीएम नो टॉलरेंस जोन घोषित कर देते हैं और आपको निर्देश देते हैं कि अविलंब अवैधानिक निर्माण ध्वस्त करा दें। महिला असहाय होकर आपसे मदद मांगती है। भावुक होकर स्थानीय नागरिक भी उसकी दुकान छोड़ने की सिफारिश करते हैं।
उपरोक्त प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में इनके उत्तर दीजिए। क्या आप उस महिला की दुकान छोड़ देंगे? क्या आप स्थानीय नागरिकों को उसकी सिफारिश के संदर्भ में क्या जवाब देंगे? कौन से मूल प्रश्नगत हैं यदि आप उसकी दुकान तोड़ने का निर्णय लेते हैं? कौन से मूल प्रश्नगत हैं यदि आप उसकी दुकान छोड़ने का निर्णय लेते हैं? महात्मा गांधी का मत है कि देश की महानता का मापन इस बात से होता है कि वह अपने कमजोर वर्ग के सदस्यों के साथ कैसा व्यवहार करता है। इस कथन के आलोक में आपके अनुसार देश की अपनी सबसे कमजोर वर्ग के सदस्यों के प्रति क्या जिम्मेदारी है? उत्तर क्या में लिखेंगे, चूंकि महिला की दुकान अवैध क्षेत्र में है, अतः नियमानुसार इसे हटाया जाना आवश्यक है। दूसरा क्या लिखेंगे, महिलाओं की दुकान ना हटाने के संबंध में नागरिकों का सुझाव नहीं माना जा सकता है, लेकिन उन्हें विश्वास दिलाएंगे कि महिलाओं का अहित नहीं होगा। यदि महिला की दुकान को कार्यवाही से छोड़ दिया जाता है तो यह प्रशासनिक भेदभाव होगा तथा उससे उच्च अधिकारी के आदेश का उल्लंघन होगा और कानून की भी अवमानना होगी। तो ये वर्ड याद रखिएगा, कानून की अवमानना, आदेश का उल्लंघन। यदि महिला की दुकान तोड़ने का निर्णय लिया जाता है तो इससे कमजोर वर्गों के प्रति संवेदना उत्पन्न होगी। इसके कारण करुणा व नैतिक मूल्यों की भी अवहेलना होगी। देश के सबसे कमजोर वर्गों के प्रति एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में संवेदना, करुणा, न्याय और समानता की जिम्मेदारी आपकी है। तो इस प्रकार हमने ये दूसरा वाला केस स्टडी लिखा। तीसरा वाला देखते हैं केस स्टडी। पहला है कि बाल श्रम कारण निवारण। श्रीमान एक्स उप जिलाधिकारी हैं, उन्होंने कल दोपहर लंच एक होटल में किया। उन्होंने वहाँ देखा कि कुछ छोटे बच्चे टेबल साफ कर रहे हैं और बर्तन धो रहे हैं। प्रशासकीय अधिकारी के रूप में उनका दायित्व क्या है, क्योंकि ये समस्या बाल श्रम और बाल शोषण दोनों से जुड़ी है। प्रथम प्रकरण, उपरोक्त संदर्भ में श्रीमान एक्स उप जिलाधिकारी हैं, जिनका नैतिक दायित्व है कि वे उस होटल में कार्य कर रहे बालकों से पहले व्यक्तिगत स्तर पर सहज वार्तालाप द्वारा विस्तृत जानकारी प्राप्त करें तथा कारणों को सुनिश्चित करें जिसके कारण वह बच्चे यह कार्य कर रहे हैं। बाल श्रम व शोषण से जुड़े इस विषय में श्रीमान एक्स अनौपचारिक रूप से बालकों व होटल मैनेजर मालिक से विस्तृत जानकारी ले सकते हैं तथा परिस्थिति का पूर्ण अवलोकन व परीक्षण कर अग्रिम कार्रवाई हेतु प्रेषित कर सकते हैं। पहले क्या करेंगे, सहज कार्रवाई करेंगे, उस बच्चे से बात करेंगे, फिर उससे बातचीत करके फिर जो होटल का मालिक है उससे इस बारे में बात करेंगे। नैतिक कार्रवाई के अंतर्गत बालकों से कम उम्र में काम करने का कारण, शिक्षा ग्रहण करने की स्थिति तथा पारिवारिक स्थिति को पूछेंगे। उन्हें शिक्षा के प्रति सकारात्मक रुख अपनाने की कहेंगे तथा उनके परिवारजनों से मिलकर बालकों को रोजगार की बजाय शिक्षा के प्रति संलग्न करने का आदेश देंगे तथा परिवार द्वारा भी व्यक्त सामाजिक आर्थिक विषम परिस्थितियों को सरकारी नीतियों और सुविधाओं के माध्यम से समाधान हेतु मार्गदर्शित करेंगे। अब इनमें से उत्तर दीजिए, क्या उन्हें बच्चों को होटल से मुक्त करवाकर उनके पुनर्वास की करना चाहिए? अवश्य ही, क्योंकि श्रीमान एक उप जिलाधिकारी इसलिए उन्हें बालकों के पुनर्वास तथा होटल से मुक्त करवाने हेतु उचित कार्यवाही करना चाहिए तथा तत्संबंधित अधिकारी को इस संबंधी सभी कार्यवाही को अवलोकन तथा परीक्षण हेतु जिम्मेदारी देना चाहिए। साथ ही होटल के मालिक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करना चाहिए कि भविष्य में इस प्रकार का वो प्रकरण ना बने, ऐसा उससे आश्वासन लेना चाहिए। क्या उन्हें इस क्षेत्र के संबंधित अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करनी चाहिए? हाँ, यदि उपरोक्त प्रकरण उस क्षेत्र से संबंधित अधिकारी के संज्ञान में हो, उसके द्वारा कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की गई हो तो अवश्य ही इसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही होना चाहिए। परंतु यदि क्षेत्रीय अधिकारी को संदर्भ की जानकारी नहीं है तो उसे तत्संबंधी जानकारी देकर उचित कार्यवाही हेतु आदेश देना चाहिए तथा अन्य स्थानों पर समय समय पर इस तरह के प्रकरणों की जाँच हेतु आदेशित होना चाहिए। नेक्स्ट है, क्या ये सामाजिक समस्या प्रशासनिक हस्तक्षेप के बिना समाप्त हो सकती है? अवश्य ही, जनता की जागरूकता इस समस्या का स्थायी और अचूक समाधान है। श्रीमान एक्स की तरह आम नागरिक भी जागरूक होकर इस तरह के मामलों को नज़रअंदाज न करते हुए प्रशासन को जानकारी दे तो इस तरह की गतिविधियों पर पूर्ण अंकुश लगाया जा सकता है। साथ ही इस तरह के होटलों, अन्य कारोबारों, दुकानों में भी इस कृत्य को रोकने का प्रयास करना चाहिए। सरकार द्वारा बाल श्रम कानूनों को अधिक से अधिक प्रचार प्रसार के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का कार्य करना चाहिए तथा मालिकों और दुकानदारों को भी इसको कठोरतापूर्वक बोलना चाहिए। कानूनी प्रभाव को पोस्टर द्वारा और दूसरे तरीकों से ये बताना चाहिए कि बच्चों को काम करवाना मना है। इस समस्या का समाधान 100% हो जाएगा अगर इन उपायों को किया जाए और प्रशासनिक हस्तक्षेप का प्रयोग करना अंतिम उपाय के रूप में अगर कुछ नहीं होता तो फिर प्रशासनिक हस्तक्षेप का उपयोग किया जाएगा।
सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की केस स्टडी, और थोड़े से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो थोड़ी देर में मैं आपको लेके आती हूँ। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।